सेल डिस्कवरीज, सेल थियरीज पढ़ी थी, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना था। आई होप मेरे छोटूस को ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो भाई आज की क्लास में ना मैं सेल पढ़ाने वाली हूँ तुम्हें, मतलब जिसका बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है, ठीक है। तो मैं तुम्हें सेल पढ़ाऊंगी भाई आज। विल डिस्कस सेल टुडे, ओके डन। तो भाई सेल को पढ़ाने से पहले ना, मतलब देखो एकदम से मैं तुम्हें सेल नहीं पढ़ाने वाली हूँ। कहने का मतलब है कि यार एकदम से ही मैंने तुमको सारी खिचड़ी सी पका दी, वैसे नहीं पढ़ेंगे हम सेल को पैकेट्स में पढ़ेंगे। मतलब पहले इतना सा पैकेट खाएंगे, फिर इतना सा पैकेट खाएंगे, फिर इतना सा पैकेट खाएंगे, फिर सम अप करेंगे। तो आज वाली क्लास में ना मैं तुम्हें वो चीजें बताने वाली हूँ जो तुमने मे बी अपनी प्रीवियस क्लासेस में 6, 7, 8 में ना पढ़ी हो, और मे बी आपका कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है वो पढ़ के आए होंगे। जिसको नहीं पता वो बच्चे धीरे देखेंगे, और जिसको नॉर्मल स्पीड पे देखेंगे, और जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो 2x पे देख सकता है। अब हम स्ट्रेट जंप करते हैं अपने टॉपिक पे। तो प्लीज टेक आउट योर नोटबुक एंड अ पेन। डन, जल्दी फटाक से निकाल लो। निकाल ली? ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखो बेटा, तुमने ये तो जान लिया कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ, कि मतलब एक सेल से एक सेल जुड़ेगी, फिर उससे एक सेल जुड़ेगी, फिर उससे सेल जुड़ेगी, फिर टिश्यू बनेगा। टिश्यू से, अब देखो ये जो टिश्यू जो मैं बोल रही हूँ ना, तुम सब बोलेंगे टिश्यू क्या है भाई, व्हाट इज दिस टिश्यू। हम टिश्यू नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब सेल वाला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं टिश्यू ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो पहले इस सेल को तो समझ लिया जाए ये क्या भला है। तो देखो बच्चों, सेल बहुत अच्छे से समझ आएगा, बस ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। सुनो बेटा, देखो सेल ऐसा होता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अरे मेरे बच्चों को पता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था, बहुत बार बताया है कि सेल की शेप कैसी भी हो सकती है। इवन हमारी बॉडी में भी सेल की शेप 200 से ज्यादा तरीके से प्रेजेंट है। ओ माय गॉड। तो फिलहाल मैं गोल बना रही हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यूं मत सोचना भाई मैडम तो गोल बना रही है तो गोल ही होता होगा। ना 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 ना, सेल कैन हैव सो मेनी शेप्स, ठीक है भाई। तो अभी फिलहाल समझने के लिए मैं इसको सर्कुलर बना रही हूँ। तो सेल है भाई, एग्जाम्पल से मैंने मान लो ये गोल एक सेल ले ली, ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो सेल होती है ना बेटा, सेल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में एक कवरिंग है ना स्किन की। इसी तरीके से जैसे हमारा पेन होता है, पेन में रिफिल होती है, रिफिल के बाहर वो प्लास्टिक की कवरिंग होती है। इसी तरीके से ये सेल है, इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ग्रीन कलर से कवरिंग की है मैंने सेल की, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आप इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। और हम इसको बोलते हैं बेटा जी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। अब और क्या क्या होता है, दोबारा रिपीट करियो। ये एक सेल है, सेल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका काम समझो क्या होता है। देखो भाई इसका काम क्या होता है, कौन मेरे घर में आएगा, कौन मेरे घर से बाहर जाएगा, वो कौन डिसाइड करता है? जो घर में रहते हैं वो लोग डिसाइड करेंगे, है कि नहीं? यस। तो मेरे सेल के अंदर कौन आएगा, मेरे सेल के अंदर से कौन बाहर जाएगा, ये डिसाइड करने का हक सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को है। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेरे सेल के एग्जिट और एंट्री को डिसाइड करती है? बोलो भाई, बोल सकती हूं ना कि सेल के अंदर कौन आएगा और कौन जाएगा, ये डिसाइड करने का हक सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दैट कि she will decide who will come and who will exit the cell, okay? तो इतनी सी बात तो मुझे समझ में आएगी कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक ही काम है, कौन आएगा कौन जाएगा। दूसरी चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक वर्ड बोलते हैं बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक नाम दिया जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाई भाई, क्यों दे रहे हो इतना हत्ती जैसा नाम?
बताती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल का मतलब क्या होता है? आपकी मम्मी चाय छानती है, चाय पीते हो ना भाई, मेरे जैसा इंसान तो दूध भी छान के पीता है भाई। कुछ होते हैं भाई गबरू जवान जो पी लेते हैं मलाई के साथ भाई, वी गर्ल्स आर सो यू नो। तो परमिएबल का मतलब होता है छलनी होती है, जैसे छलनी में से चाय छानी तो ऊपर चाय पत्ती रह जाती है, नीचे अपना चॉकलेट कलर की अपनी चाय बच जाती है ना, छलनी के ऊपर मटेरियल रह जाता है। तो जैसे छलनी क्या कर रही है, छानने का काम कर रही है, उसी तरीके से परमिएबिलिटी का मतलब भी यही होता है कि छान रही है चीजों को, आने दे रही है आसपास। मतलब देखो लिक्विड मटेरियल छलनी से गया और नीचे चला गया, लेकिन भारी भारी मटेरियल ऊपर रह गया। तो परमिएबल का मतलब होता है नथिंग बट छानना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई छानने का काम कर रही है, इसलिए इसको बोल दिया परमिएबल। सिलेक्टिव का मतलब क्या है? सिलेक्टिव का मतलब समझ आती हूँ। अब जैसे मान लो भाई ये भाई अपनी छोटी है, अब भाई छोटी कभी ना कभी बड़ी होगी। छोटी की भाई इंटेलिजेंट है, डॉक्टर भी है हमारी छोटी, ठीक है भाई। अब हमारी छोटी के लिए हमें देखना लड़का, मतलब इसका रिश्ता करना है, तो स्वयंवर होगा भाई। तो छोटी को बायोडाटा दिखाए लड़कों की कि भाई देखिए ए लड़का है, ये बी लड़का है, भाई ये सी लड़का है और ये डी लड़का है। अब भाई देख ले तुझे इन चारों में से कौन पसंद है। अब छोटी कहेगी यार ए वाला तो सुथरा नहीं है, काट दो। बी वाला होशियार है, पैसा है, सरकारी नौकरी है, समझ रहे हो, गोल्ड डिगर है। तो बी वाला भी नहीं यार, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, पर सी वाले के पास सब है, एवरीथिंग। तो जैसे हमारी छोटी क्या कर रही है, सिलेक्ट कर रही है कि भाई कौन उसके लिए सूटेबल है और कौन उसके लिए सूटेबल नहीं है। इसी तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना माय डियर छोटूस, ये भी सिलेक्ट करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन अंदर जाएगा, सिलेक्ट करेगी। कहने का मतलब है कि टॉक्सिक चीजों को, अरे भाई टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, टॉक्सिक चीजों को नहीं आने देगी, अच्छी चीजों को, गुड चीजों को आने देगी। समझ में आ रही है? अब छोटी क्या पागल ऐसे बबड़ी बूझ के साथ शादी कर लेगा? नहीं करेगा ना। इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन मेरी सिलेक्टिव है, टॉक्सिक चीजों को नहीं आने देगी, अच्छी चीजों को आने देगी। परमिएबल है मतलब छनवाती है, आर पार आने देती है चीजों को। मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन है। तो आई होप मेरे क्यूटीज को ये समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है और इसका फंक्शन क्या है। जल्दी बोलो फंक्शन क्या है। यस, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट्स। गॉट इट? इतना पार्ट मेरे चुनून को समझ में आ गया होगा। द सेल मेम्ब्रेन का, अच्छा सुनो भाई, सेल मेम्ब्रेन इतना ही नहीं है, और भी है सेल मेम्ब्रेन में। मैं फिलहाल तुम्हें छोटू तरीकों से बता रही हूँ, जिससे जब मैं तुम्हें नेक्स्ट बारी सेल मेम्ब्रेन को जो डीप डिटेल में पढ़ाऊंगी तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा उस चीज। अभी तुम्हारी फाउंडेशन तैयार हो रही है सेल को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो अभी मेरे बच्चों को ये समझ आ गया कि सेल के चारों तरफ कवरिंग होती है। कौन भाई? नाम बोलो, शाबाश, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा जी, और क्या क्या हो गया है? सेल है, वो कवरिंग हो रही थी हरे रंग की भाई अपनी सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, और भी कोई मेम्ब्रेन होती है क्या मैडम? यस, एक और होती है जिसे हम बोलते हैं, जो बहुत ही टफ होती है, जैसे कि दीवार, जैसे कि दीवार। तो इसका नाम होगा वाल, सेल वाल। अब देखो, सेल के चारों तरफ की कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की चारों तरफ की कवरिंग सेल वॉल। अच्छा जी, अरे भाई कितनी और कवरिंग, अब कितनी और कवरिंग है। अब देखो बेटा, ये जो सेल वॉल है ना, ध्यान से सुनना, ये सेल वॉल सिर्फ एनिमल्स के पास नहीं होती। मतलब हम क्या है भाई, एनिमल है तो हम जानवर ही, घटिया लोग जानवर। हम ह्यूमंस, हम एनिमल्स, कैट, बफलोज, काऊ, बकरी, अपनी छोटी चुईया, अपनी छोटी बिल्लू, व्हाटएवर, जितने भी एनिमल्स है ना इस अर्थ पे, उसके पास सेल वॉल नहीं होती। ये तो आपको टकाटक टिप्स पे होना चाहिए कि एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। सेटोप्लाज्म है किसके पास? प्लांट्स के पास होती है, फंगस के पास होती है, फंजाई के पास होती है, ओके, बैक्टीरिया के पास भी होती है, और कुछ एल्गी के पास तो होगी, एल्गी के पास भी होगी। तो सेल वॉल किस के पास है? प्लांट के पास, फंगी के पास, बैक्टीरिया के पास, एल्गी के पास। क्लियर? तो सेल वॉल किसके पास नहीं है? सिर्फ एनिमल्स के पास
सेल वॉल नहीं होती। याद करने का तरीका बताती हूँ, देख भैया हम एनिमल्स थोड़े हट्टे कट्टे गबरू जवान होते हैं, है ना भाई। तो एनिमल्स को प्रोटेक्शन करने के लिए भाई देखो सेल वॉल का काम, सेल वॉल क्या होती है, हार्ड होती है, ठीक है, और ये डेड भी होती है। डेड क्यों होती है, आगे समझाऊंगी क्यों होती है। हाल फिलहाल के लिए याद रखो कि सेल वॉल जनरली डेड होती है, क्यों होती है आगे बताएगी दीदी। फिलहाल याद रखो कि सेल वॉल हार्ड है और डेड है, ठीक है। अब देखो जो प्लांट है, अगर मेरे को चट्टा मार दे तो मैं खींच के रपटा मारूंगी सामने वाले को, क्योंकि हम एनिमल्स है। क्या प्लांट को थप्पड़ मारा तो प्लांट तो क्या करेगा बेचारा, हवाई देगा, सबको हवाई देता है प्लांट, ऑक्सीजन दे रहा है भाई, खाना दे रहा है, और क्या कर लोगे इससे। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट अपनी प्रोटेक्शन खुद इजीली नहीं करते, तो भगवान ने उनको बोला कि ले ले तथास्तु, तू अपने तरफ चारों तरफ सेल वॉल ले ले जिससे कि तेरी प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है भाई। बैक्टीरिया का भी यही हाल है, चुटकू से होते दिखते भी नहीं है, फूंक मारूंगी तो इंडिया क्रॉस कर जाएगा। तो बैक्टीरिया भी खुद की प्रोटेक्शन नहीं करते भाई, फंगी भी छुटकू मुटकू, एल्गी भी छुटकू मुटकू, तो इसलिए भगवान ने इनको क्या दे दी, सेल वॉल दे दी। इतनी बात समझ आ रही है ना समझ भाई, ठीक है। तो मतलब एक सेल होती है, उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके चारों तरफ सेल वॉल होती है। सेल वॉल किस किस के पास होती है, वेरी गुड, प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी, एनिमल्स के पास नहीं होती, ठीक है। एनिमल सेल और प्लांट सेल, दो सेल है। देखो एनिमल की बॉडी एनिमल सेल से मिलकर बनी होगी, प्लांट की बॉडी प्लांट सेल से मिलकर बनी होगी। प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है। बात क्लियर, पैसा हजम, डन। तो सेल वॉल, फिर सेल वॉल का काम क्या है, प्रोटेक्शन। सेल वॉल का काम क्या है भाई, जल्दी बोलो, प्रोटेक्शन करने का काम है। सेल वॉल हार्ड होती है, डेड होती है, और ये दीदी आपको लेटली थोड़े दिनों बाद समझाएगी हार्ड क्यों होती है। तो सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन, उसके भी चारों तरफ सेल वॉल, वेरी गुड। तो सेल पढ़ लीजिए हमने, अभी रहती है थोड़ी सी, अरे भाई हरे रंग की थी क्या, ग्रीन कलर से मैम ने बनाई थी सेल मेम्ब्रेन, उसके भी चारों तरफ बनाई थी सेल वॉल। अभी मुझे ये मत बोलने लग जाना बस खत्म सेल वॉल है, खत्म, हमने तो इतना पढ़ा था, आगे बढ़ाऊंगी, अभी तुम्हारा फाउंडेशन तैयार कर रही हूँ, पहले बता दूं कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, इतनी बात खत्म। बेटा बीच में ना, बीच में अब देखो न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस तो तुमने देखा, सेल के अंदर न्यूक्लियस तो जरूर हो रहा है। देखो न्यूक्लियस इधर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, एक ही होगा न्यूक्लियस, कहीं भी हो सकता है। तो हम ही बोल देना कि बीच में बैठा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो न्यूक्लियस सरकार हमारी कहीं भी बैठी रह सकती है, तो मैं इसको यहां बना देती हूँ, बीच में भी हो सकती थी, वहां भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी, वहां कहीं भी हो सकती है। तो न्यूक्लियस होता है भाई, न्यूक्लियस के अंदर एक ना धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं, डीएनए। फुल फॉर्म क्या है डीएनए की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए तो तुम्हें पता है भाई किस किस काम आता है, बहुत अच्छे से मेरे बड़ा तो समझदार है। जो डीएनए होता है मैं पढ़ाऊंगी आगे भी आपको, जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे ना, जब ये पूरी चीज डिटेल में पढ़ेंगे, जब आपको और मजे आने वाले कि डीएनए का अच्छा ये काम। देखो मेरी हाइट छोटी है, मेरी हाइट कितनी लंबी जाएगी, मेरे आंखों का कलर कैसा होगा, ये सारी चीजें डिसाइड ना डीएनए के अंदर इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। जब ये डीएनए होता है ना, इसके पास इंफॉर्मेशन है, इसको पता है कि भाई मैं, अब जैसे मान लो कोई तुम्हारे घर में छोटा बच्चा हुआ है, उसके डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है कि उसकी हाइट कितनी लंबी जाएगी, वो कितना गोरा होगा, वो कैसा होगा, उसकी आंखें कैसी होगी, वो क्या करेगा, फलाना ढिकड़ा, मतलब सारी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी से रिलेटेड जनरली हमारे डीएनए के अंदर होती है। समझ में आ गई। तो बेटे न्यूक्लियस को, ये न्यूक्लियस है ब्लैक कलर के अंदर, और इसके अंदर ग्रीन ग्रीन पार्ट क्या है, थ्रेड जैसा क्रोमोसोम, इसे हम डीएनए भी बोलते हैं। भाई क्रोमोसोम का कह दिया, आगे समझेंगे। फिलहाल इतना समझो कि सेल के अंदर एक डीएनए होता है, और सॉरी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, इसका नाम लिख देते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। व्हाट इज जेनेटिक मैम, आगे समझेंगे। इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, जीन्स, ये डीएनए है ना मान लो, तो इसके ऊपर ना भाई जीन्स होते हैं, ये एक जीन है, जैसे ये एक जीन है, जीन है, जीन है, जीन है, बहुत सारे जीन्स होते हैं, उसी से ही बन गया जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो ये जीन आई का जीन, जैसे अच्छा बता ही देती हूँ, इतना पढ़ा दिया है तो थोड़ा सा समझ लो, मेरा मतलब मेरे ना हो जाती है फिर कि नहीं बताओ। जैसे मान लो ये डीएनए थ्रेड लाइक होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब ये एक धागा उसके दोनों एक धागा और लिपटा होता है। हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, एक स्ट्रैंडेड दूसरा आ गया, इसलिए बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड। बेटा हमारे इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर ना यहाँ पे कुछ जीन्स होते हैं। जैसे मान लो ये एक जीन है,
इस जीन में क्या है, मान लो ये एक जीन है, ये जीन बता रहा है कि भाई मेरी हाइट ना टॉल है, मैं लंबी हूं, नहीं भाई अपन छोटे हैं, ठीक है, तो ये मेरी हाइट है टॉल। फिर आगे चल के एक और जीन बैठा हुआ है, ये मेरी आई कलर बता रहा है कि मैडम की आई कलर ब्लैक है। तो ये जीन है, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ग्रीन कलर का रखा है, रेड कलर, ये जीन है। जीन कुछ नहीं है, पार्ट है, छोटू सा पार्ट ऑफ डीएनए, जो मुझे ये बताता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो भी चीज हो रही है वो कैसे हो रही है। मेरी हाइट छोटी है, मेरी हाइट लंबी है, मेरी कोई बीमारी तो नहीं है। बीमारी कौन सी? जेनेटिक बीमारी, जो जीन से रिलेटेड बीमारी होती है, समझ रहे हो ना। बहुत सारे सिंड्रोम्स हो जाते हैं, एग्जांपल जैसे टाउ सिंड्रोम होता है, वो तुम गूगल करना टाउ सिंड्रोम क्या है, तुम्हारा होमवर्क है, पूछूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में कि टाउ सिंड्रोम क्या होता है। तो ऐसे सिंड्रोम होते हैं, जैसे मान लो ये, अगर मान लो तुम्हारे को कोई यूवी रेडिएशन है, मान लो यूवी रेडिएशन जो सूरज से जो किरणें निकलती है यूवी रेडिएशंस बोलते हैं। अगर मान लो बहुत खतरनाक होती है यूवी रेडिएशन, अगर मान लो कोई यूवी रेडिएशन आई तुम्हारे न्यूक्लियस के ऊपर आके पड़ गई और ये तुम्हारे डीएनए को काट दिया और इसमें कुछ चेंज कर दिए, अब तुम्हारा डीएनए खराब हो गया। अरे भाई कौन बुलेट लेके जा रहा है, तो डीएनए खराब कर दिया, तो ये डीएनए खराब हो गया ना, तो मतलब ये जीन अब काम नहीं करेगा। मतलब अगर मान लो ये जीन तुम्हारा जैसे मान लो बॉडी कलर का था कि तुम गोरे होगे कैसे होगे, तो ये तुम्हारे बॉडी कलर को बदल देगा, समझ गए। तो ऐसे चेंज भी हो सकता है, आपके डीएनए के जीन की इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर सकता है। कौन? कोई हार्मफुल केमिकल, यूवी रेडिएशन, ठीक है, कुछ कोई भी चीज, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जब जीन बदल जाए, जीन अपना, जैसे मान लो मेरा काम था कि मैं पढ़ूंगी, अच्छा बच्चा बनूंगी, सारे काम करूंगी, लेकिन मेरे को किसी ने बिगाड़ दिया, ऐसे, इसी को म्यूटेशन बोलते हैं कि भाई मेरा डीएनए था, मस्त काम कर रहा था, लेकिन सूरज की किरणें आई, इसको खराब करके चली गई यहाँ से और इसको बदल दिया, तो इसे बोलते हैं म्यूटेशन। बस ये होती है म्यूटेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया? ओके, न्यूक्लियस का काम समझ। हाँ, न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल करता है इस पूरे सेल को, कंट्रोल, हमारे घर को कंट्रोल हमारे पापा जी करते हैं, हमारी मम्मी जी करती है, हमारी दादी करती है, हमारे दादाजी करते हैं, बहुत लोग है भाई कंट्रोल करने वाले, लेकिन मेन भाई साहब अपना एक ही होता है, हमारे पिताश्री, ठीक है। किसी की माताश्री भी होती होगी, जरूरी नहीं है भाई पिताश्री हो, ठीक है। ऐसा कोई पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है हमारी, अब तो लोग मॉडर्न हो रहे हैं। तो मान लो तुम्हारे घर की मम्मी जी, हमारी मम्मी जी, भाई मेरे घर में मेरी मम्मी है जो घर को कंट्रोल करती है, तो ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं कि भाई न्यूक्लियस है जो कंट्रोल करेगा इस सेल को, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस ही सिग्नल देता है भाई हर चीज को करने का सेल को, तो ये क्या हो गया? कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोले थे? जल्दी बोलो। हाँ, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इतना समझ आ गया? तो मैडम ने न्यूक्लियस पढ़ा दिया, मैडम ने हमें थोड़ा बेटा ये जो डीएनए है ना, यूं मत सोचना खिचड़ी पचा दी, पढ़ेंगे इस डीएनए को और भी बेटर तरीके से, क्योंकि मेरे चुनूस को सिर्फ 9th का नॉलेज नहीं चाहिए, थोड़ा सा और भी नॉलेज चाहिए, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन पढ़ा दी, सेल वॉल पढ़ा दिया, न्यूक्लियस पढ़ा दिया, और भी देखो। अब देखो, अब बेटा ध्यान से सुनना, ये सेल था, अगर मुझे बार बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लूज्मा मेम्ब्रेन बनानी पड़ रही है, तुम समझ जाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं जितनी बार बना रही हूँ ना उतनी बार बोलो। फिर क्या थी? वेरी गुड, सेल वॉल, बीच में राजा हमारा सरकार, कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, बीच में था क्या? कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अभी न्यूक्लियस की ना बताऊंगी, डबल मेम्ब्रेन होता है, बाद की बात है, फिलहाल देखो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन? वेरी गुड, डीएनए, शाबाश। अब देखो, अब मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना, ये जो सेल का जो खाली हिस्सा है, कौन सा? ये व्हाइट वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है देखो, ये हिस्सा, इसको बोलते हैं, इस न्यूक्लियस को हटा के इस ब्लैक वाली, देखो इस न्यूक्लियस को इसको छुपा लो, इतना सा पार्ट छुपा लो, इतना सा पार्ट छुपा लिया। अब ये जो सब्सटेंस बच गया ना, ये जिसको मैंने रेड कलर से जिगजैग कराया भाई, देखो ये वाला, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं डियर? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जो बोलना है वो बोलना, ठीक है। मतलब ये जो लाल, देखो जहां मेरी उंगलियां चल रही है, ये जिसको मैं रब कर रही हूँ ना, इस पूरे को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या इसको जो मैंने इरेज करा है ना बेटा, ये क्या है? साइटोप्लाज्म ही था आपका, ठीक है। तो क्या बोल दूं मैं साइटोप्लाज्म को? साइटोप्लाज्म क्या होता है?
द जेली लाइक सब्सटेंस, जिसे जेली होती है ना, बचपन में अपन जेली खाई थी, लिक्विड लिक्विड सी, वो रंग बिरंगे रंगों में आती थी, हाँ हाँ वही वही वही। तो जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है, जैसे आप घर में कोई जाम, ब्रेड पे जाम लगा के देते हो, जेम जेम जैसा सब्सटेंस, तो उसको हम बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या काम है? कुछ भी काम नहीं है, ये चीजों को जोड़ के रखता है, बस गिला गिला सा सब्सटेंस होता है, जोड़ के रखता है। समझ में आ गया? पक्का, डन। साइटोप्लाज्म समझ में आ गया। अब एक और ना चीज होती है जो तुम्हें कंफ्यूज करती है, इसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। नाम ही जैसे साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। देखो बेटा, मैंने क्या बोला था, न्यूक्लियस को हटा के ये रेड रेड डॉट जहां है, ये सारा साइटोप्लाज्म, लेकिन न्यूक्लियस को भी जोड़ लो और इस पूरे सेल को भी जोड़ लो, बस सेल वॉल को हटा दो, सेल वॉल को हटा दो, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म ना लिविंग होता है। कैसा होता है? लिविंग। और भाई हमारी जो सेल वॉल है वो डेड है, तो प्रोटोप्लाज्म ये कंसीडर नहीं, प्रोटोप्लाज्म ये नहीं होता सेल वॉल वाला, नहीं। प्रोटोप्लाज्म हमारा, अब जो डायग्राम बच गया ना, ये जितना भी है, ये पूरा डायग्राम, इसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या? न्यूक्लियस को हटाने के बाद ये जो रेड 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 डॉट है, इसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या होगी? ये पूरी सेल, उसकी तरफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस भी है, मतलब ये पूरा पार्ट जो कि लिविंग है, इसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कौन सा है? जल्दी बोलो। न्यूक्लियस को हटा के जो भी रेड रेड डॉट आ रही है, साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ये सारा हटा के, सेल वॉल नहीं आनी चाहिए प्रोटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग चीज, एंड आपकी सेल वॉल कैसी होती है? डेड। तो इसलिए प्रोटोप्लाज्म में सेल वॉल को कंसीडर नहीं करेंगे। आई होप दिस माइट बी क्लियर टू यू ऑल। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। ठीक है भाई, अब हमने सेल वॉल पढ़ ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली, न्यूक्लियस पढ़ लिया, और क्या क्या पढ़ा है? साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, प्रोटोप्लाज्म पढ़ लिया। अब आते हैं सेल ऑर्गेनल पर। सेल ऑर्गेनेल्स, ये क्या धंधा है भाई अपना? ये क्या है मैम? प्लीज बताओ। बता रही हूँ, डट तो जा। सेल के चारों तरफ बोलते जाओ जल्दी जल्दी, सेल मेम्ब्रेन, उसके भी चारों तरफ सेल वॉल। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे कौन बैठा है? वेरी गुड, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डन। और वो रेड रेड वाला पार्ट, ये जो पार्ट होगा, ये क्या था? वेरी गुड, साइटोप्लाज्म। कितना समझ आया? अब देखो, ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल होती है। क्या होती है? सेल ऑर्गेनल। अब ये क्या है समझो। मेरी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, बहुत सारे ऑर्गन है मेरी बॉडी में, पेट टू अपना स्टमक। मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। उन ऑर्गन का एक स्पेसिफिक काम होता है कि नहीं होता? ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई स्टमक सांस ले रहा है और हार्ट पू कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो हमारे हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। जैसे किडनी फिल्ट्रेशन का काम, डाइजेस्टिव सिस्टम का खाना डाइजेस्ट करने का काम है ना, हार्ट का ब्लड पंप का काम। तो सभी ऑर्गन्स के अपने अपने काम है। इसी तरीके से सेल के अंदर भी ना खुद की छुटकू ऑर्गन्स होते हैं। भाई ऑर्गन नहीं होते, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। सेल की खुद की छुटकू चीजें होती हैं जो सेल के अंदर का काम करेंगी। मेरी बॉडी के अंदर सारे काम हो रहे हैं, तो हर सेल भी अपना खुद का फंक्शन परफॉर्म करेगी। समझ में आ गई? तो ये जो सेल है ना मेरे डियर क्यूटीज, इन सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होती हैं। एग्जाम्पल बहुत सारी होती है, एग्जाम्पल बता रही हूँ। पहली सेल ऑर्गेनल होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। स्पेलिंग बता दो मैडम जरा, आपकी तो स्पेलिंग भी तो नहीं आती आपको दीदी। माइटोकॉन्ड्रिया शायद सही हो सकती है, गलत हो सकती है, कर लेना एडजस्ट। तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। पहली सेल ऑर्गेनल कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? भाई देखो, जैसे मुझे बाहर से कुछ चीज खरीद के लानी है, तो मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। अगर सेल को कुछ एनर्जी इन्वेस्टमेंट वाला काम करना है, जैसे मेरे को भूख लग रही है, तो मेरे को एनर्जी चाहिए बॉडी को, तो क्या लूंगी मैं? कुछ भी खा लूंगी ना, दूध पी लूंगी, बनाना शेक पी लूंगी, रोटी सब्जी खा लूंगी, सैंडविच ऑर्डर कर लूंगी, व्हाटएवर आई कैन ईट इफ आई वांट एनर्जी। मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, मैं कुछ खाऊंगी। इसी तरीके से सेल को भी तो एनर्जी चाहिए। किस फॉर्म में लेता है एनर्जी?
याद रखो एटीपी की फुल फॉर्म में कौन बनाएगा एटीपी? माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल का जो पावर हाउस होता है ना वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को एनर्जी चाहिए, सेल मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया भाई थोड़ी एटीपी दे, चल चल जल्दी दे भूख लग रही है, एटीपी दे, ऐसे। तो एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फोस्फेट। ये मेरे सभी चुटकू कल लर्न करके लाएंगे, मैं सुनूंगी, ठीक है ना, तोड़ूंगी नहीं। तो माइटो सेल को एनर्जी चाहिए तो सेल किस फॉर्म में लेगा? एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। तो एटीपी बना कौन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर वाला काम है ना भाई एटीपी बनाना। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? लिख दूं फिर मैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे 9th क्लास के पेपर में कि who is known as powerhouse of the cell? What is the answer? Mitochondria. समझ में आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना रहा है भाई? एटीपी कैसे बना रहा है, क्यों बना रहा है, कहां बना रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। पहली चीज समझ में, ओके। दूसरी ऑर्गेनल बताओ भाई। क्लोरो, भाई मैं रेड रेड डॉट हटा रही हूं, ये साइटोप्लाज्म था। अरे मत सोचना साइटोप्लाज्म हटा दिया मैडम ने, ओए है भाई साइटोप्लाज्म इसके अंदर, वो गलती से मैंने हटा दिया, मैं पागल हूं थोड़ी सी, ठीक है ना। आगे देखो, नेक्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट ऐसा होता है क्लोरोप्लास्ट। अब इसका क्या, इसका काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट का काम होता है खाना बनाना। जैसे अपने घर की किचन होती है, किचन में खाना बनता है, इसी तरीके से सेल के अंदर ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो क्या मैं इसको बोल दूं किचन ऑफ सेल? हाँ मैडम बोलो, जब खाना बन रहा है तो भाई किचन ही बोलो। जैसे बेटा प्लांट की ये सेल है। अच्छा हाँ, एक बात और भाई, देखो सुनो, ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट के पास होते हैं, क्योंकि भाई अगर सोचो, अगर मेरे एनिमल सेल के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो फिर हम तो प्लांट को तो पूछते ही नहीं, फिर तो प्लांट क्या है, आई विल नॉट गिव अ डैम, समझ गए ना। देखो तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? किचन है। क्लोरोप्लास्ट में खाना बनता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या बनेगा भाई? खाना बनेगा। तो ये क्लोरोप्लास्ट हमारे अंदर नहीं होते, एनिमल्स के अंदर नहीं होते, किसके अंदर होंगे? प्लांट के अंदर हो सकते हैं, एल्गा के अंदर हो सकते हैं। डन, समझ में आ गया? तो क्लोरोप्लास्ट हमारे अंदर नहीं है भाई, ध्यान रखना, हमारे अंदर नहीं है, सिर्फ प्लांट्स के अंदर होते हैं। एल्गा के अंदर हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कुछ बैक्टीरिया मॉडिफाइड है, हाईली मॉडिफाइड है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, दूसरा नाम इसका ब्लू ग्रीन एल्गी, जो अपना खाना खुद ही बना लेता है, ठीक है। आपने सुना होगा ना प्लांट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है। समझ में आ गया? आगे चलो, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में आएगी ना किचन, हमारे अंदर नहीं है। आगे चलो, और होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस की चिट्टी सी होती है ऐसे, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर ही होते हैं, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है एसईआर जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, एक होती है आरईआर जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्मूथ और रफ में अंतर देख लो यहीं पे। देखो अगर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे राइबोसोम की दाने से है ना, तो देखो अगर मैंने अपने हाथ पे मान लो कुछ ऐसे गोल गोल बॉल्स रख दी तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो सॉफ्ट नहीं है। अभी देखो फिलहाल मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट है, स्मूथ, लेकिन अब मैं यहाँ पे बॉल लगा दूंगी तो कभी ऐसे जा रहा है हाथ, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, तो रफ रफ सा हो जाएगा। तो अगर राइबोसोम के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे ऐसे दाने हैं राइबोसोम के, तो उसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम के छोटे छोटे दाने होते हैं। स्मूथ है तो इसका मतलब इसके पास राइबोसोम के दाने नहीं होंगे। अच्छा ढंग से समझाऊं क्या? ठीक है समझा। तुम कह रहे हो तो मैं कुछ भी करेगा, समझाएगा, डांस करेगा और कुछ नहीं करेगा। देखो ये न्यूक्लियस था, ये हमारा पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम होते हैं तो उसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो तुम्हें हर जगह नहीं मिलेंगे, जैसे देखो रफ एंडो, देखो जैसे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन देखो इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट में कोई दाना नहीं आ रहा,
इस वाले पार्ट में भी कोई दाना नहीं आ रहा, इसमें कोई गोल 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 राइबोसोम्स नहीं है, तो इसे स्मूथ बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर ये ग्रीन डॉट्स आ रही है, इस ग्रीन डॉट को ये गोल गोल है ना बेटा, इसे राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है क्या? प्रोटीन बनाना। क्या होता है? प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर ये दाने दाने आ रहे हैं तो इसे हम बोल देंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने ऑर्गेनल्स में मैंने आपको ऑर्गेनल में कौन कौन सी पढ़ा दी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया, क्लोरोप्लास्ट बता दिया, एक और देखो, और भी होती है एक आधी, मैं बेटा समराइज टाइप में बता रही हूँ, इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। यूं मत सोचना कि भाई ये तो क्या हो गया, इतना सही होता है क्या अपना सेल? नहीं भाई, बहुत सारी चीजें हैं, इनको हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अभी आपका फाउंडेशन तैयार हो रहा है बस। ठीक है, तो मैंने न्यूक्लियस होता है, अंदर क्या होता है भाई अपना DNA होता है, और क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही कुछ कुछ ऑर्गेनल्स होती हैं। ये ऑर्गेनल है, मान लो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, कहीं 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 RER है, कहीं 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 SER है। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, एक और होता है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम का काम क्या होता है? इसे हम बोलते हैं लाइसोसोम, इसे हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। लाइसोसोम का काम क्या है? अगर मान लो सेल कह रहा है कि बस अब और नहीं जिया जाएगा जालिमा, अब मुझे मार दो, तो लाइसोसोम क्या करेगा? लाइसोसोम जैसे बॉम्ब होता है ना भाई, बॉम्ब कहीं भी डालो फट जाता है और तबाह कर देता है। इसी तरीके से लाइसोसोम के अंदर ना तबाह करने वाले एंजाइम होते हैं। अच्छा, एंजाइम क्या है? एंजाइम बताती हूँ क्या है। एंजाइम ऐसे समझो, जैसे मान लो ये A जगह है, ये B जगह है, ये 100 किलोमीटर दूर है, A B से 100 किलोमीटर दूर है। A B से कितना किलोमीटर दूर है? 100 किलोमीटर दूर है। मैं पैदल पैदल गई, अगर मैं पैदल पैदल गई तो मुझे लगे 10 दिन, अगर एरोप्लेन मिल जाती तो मैं आधे घंटे में पहुंच गई, 30 मिनट्स। तो देखो, अगर मैं पैदल पैदल जा रही हूँ 10 दिन लग रहे हैं, एरोप्लेन में जा रही हूँ 30 मिनट, आधा घंटा। तो एरोप्लेन ने क्या किया? काम को जल्दी कर दिया, काम को आसान कर दिया। तो इसी तरीके से एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? कोई चीज को जल्दी कर देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसी कोई चीजें होती हैं, हमारी बॉडी में भी एंजाइम्स है जो किसी काम को होने में फास्ट करवा रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं और उसको हेल्प कर रहे हैं कि वो स्मूथली हो जाए। ठीक है, तो ये एंजाइम का काम होता है। तो इसके अंदर ना बेटा, लाइसोसोम के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो अगर सेल से अगर ये बॉम्ब लाइसोसोम का फटा, तो इसके अंदर ना कुछ डाइजेस्टिव खतरनाक एंजाइम भी हो सकते हैं। कुछ एंजाइम तो हेल्पर भी होते हैं और कुछ एंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव मतलब खाने वाले, कुरेत देंगे उसको, तो सेल को क्या करेंगे? पूरी को खा जाएंगे। अगर सेल खुद सिग्नल दे रहा है कि भैया अब मुझे मार दो, बस अब जिंदगी और नहीं जी जाएगी, अब मेरा टाइम पूरा हो गया, आजा प्रभु ले जा, तो प्रभु कौन है? हमारा लाइसोसोम कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा, वो इस पूरी सेल को इनगल्फ कर लेंगे, खा लेंगे और डकार मार देंगे। तो भाई ऐसी सेल होती है। एक ऑर्गेनल और होती है, सेल ऑर्गेनल, जिसका नाम गोल्जी, जिसके नाम में जी आ रहा है। मम्मी जी क्या करती है? डब्बा पैक करके देती है, तो ऐसे याद कर लो, गोल्जी मम्मी जी ये क्या करेगी? पैक करके देगी। पैकेजिंग का काम जो होता है वो सारा, जैसे मान लो RER था, RER क्यों होती है? क्योंकि राइबोसोम होता है, राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, अभी प्रोटीन को पैक करके अच्छे से सुंदर सी थैली में वो कौन करेगी? गोल्जी। तो इतना समझ में आया? तो सेल होती है, सेल ऑर्गेनल्स होती है, रिवाइज, सेल थी, सेल मेम्ब्रेन थी, सेल वॉल थी। सेल वॉल किस किस के पास होगी? बैक्टीरिया, प्लांट, फंगस, एल्गा। सेल वॉल इन्हीं के पास होती है। एनिमल्स के पास होती है, रैप्टर टिक जाएगा, एनिमल के पास नहीं होती है। ठीक है, डन। फिर क्या था बीच में? न्यूक्लियस, कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। फिर क्या दूसरे नंबर पे बढ़ाई? अच्छा, फिर क्या बढ़ाया था? साइटोप्लाज्म। ये जो भी न्यूक्लियस को हटा के जो गिला गिला सब्सटेंस होता है, जिसमें सारी ऑर्गेनल फंसी हुई होती है, धसी हुई होती है, उससे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर प्रोटोप्लाज्म क्या था? एकदम डेड सेल, मतलब इस सेल वॉल को हटा दो, जो भी पार्ट है ना, अब जो आप फोटो देख रहे हो ऑर्गेनल्स के साथ, इस ऑर्गेनल्स के साथ अब जो फोटो है वो सारा क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स आएंगी, न्यूक्लियस भी आएगा, सेल मेम्ब्रेन भी आएगी, सेल वॉल नहीं आएगी। क्लियर? ओके। फिर हमने
गोल्जी देखा, गोल्जी क्या करती है, पैक करने का काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। फिर हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहीं कहीं रफ रफ पार्ट आ रहा था, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम की बॉल्स लगी हुई थी। राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो कहीं कहीं राइबोसोम के दाने लगे हुए थे, तो प्रोटीन बना रही थी। तो जहां पे दाने नहीं लगे हुए वो क्या बना रहे हैं, वो लिपिड्स बना रहे हैं, वो स्टीरोल्स बना रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी और क्या क्या था, लाइसोसोम तक खा जाएगा, सुसाइडल बैग। अच्छा, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। एंजाइम समझ में आ गया था, एंजाइम अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। एंजाइम तोड़ भी सकते हैं किसी की हड्डी, मतलब एंजाइम किसी चीज को खा भी सकते हैं, डाइजेस्टिव भी हो सकते हैं, और किसी चीज की रिएक्शन को फास्ट भी कर सकते हैं, और किसी काम को होने के प्रोसेस को स्मूथली भी रन करा सकते हैं। क्लियर? फास्ट भी कर सकते हैं, स्मूथली रन करा नहीं, धीरे टिक 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 टिक, नहीं वो वाला स्मूथली नहीं, मतलब इजीली कर सकते हैं। जैसे ए से बी, भाई तुम खुद सटक के जा रहे हो तो 10 दिन लग रहे हैं, लेकिन एंजाइम की हेल्प से जा रहे हो, एरोप्लेन की हेल्प से जा रहे हो, तो काम फटाक से होगा, एसी की हवा खाते जाओगे, ठीक है। तो दिस इज टुडेज सेगमेंट, जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल के अंदर क्या क्या। अब यही चीज डेली, अब मैं डेली तुम्हें आज एक ऑर्गेनल पढ़ाई, डेली मैं 2 ऑर्गेनल्स पकड़ूंगी। जैसे मान लो कल की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरी प्रॉपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत टाइम लगेगा भाई, क्योंकि इसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं जो कईयों के सिर के ऊपर से जाती है, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों के सिर के ऊपर से जाए, तो मैं उसको ढंग से समझाऊंगी। कल मैं सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करूंगी। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी गोइंग टू डिस्कस माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, दोनों एक साथ। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे 3-4 क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग, डू नॉट टेक एनी टेंशन, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। जितना हम रात को रिवाइज कर लेना, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।